हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता। और बच्चों, क्लास 12th में आपका हम लोग माइक्रोब्स वाला चैप्टर सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। आज के सेशन में चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, काफी कुछ इसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन ये है कि बहुविकल्पीय प्रश्न इससे बहुत सारे बनते हैं। एग्जाम के लिहाज से, आपकी मेडिकल की प्रिपरेशन के लिहाज से, नीट के एग्जाम के लिहाज से भी ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मनुष्यों के फायदे के लिए सूक्ष्म जीवों का किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, किस तरह से यूज करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपका जो ये चैप्टर है, एग्जाम के अनुसार, मतलब एग्जाम में कौन सा चैप्टर को कितना आप महत्व देते हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है ना। और इस चैप्टर में आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में, उनके क्या क्या इंडस्ट्रियल फायदे हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, उनका हम किस किस तरह से यूज करते हैं, उनके बारे में आपको जानना है। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो हैं वो और एनिमल्स, इनके अलावा, है ना, जो आपके कुछ ऐसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं, उनके अलावा पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम का बहुत बड़ा मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या है, सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रोब्स हैं, है ना। कहाँ पे पाए जाते हैं, हैबिट और हैबिटेट के बारे में हम जानेंगे। तो क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, तो क्या आपको याद है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किस किंगडम के अंडर में आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो वो जब आपने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के किंगडम के बारे में, तो उसमें आपने पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। ये 5 किंगडम्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने इन 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इनमें में से पूरे के पूरे दो किंगडम ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही आते हैं या माइक्रोब्स ही आते हैं। सोचिए संख्या कितनी ज्यादा है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से 3 किंगडम में प्लांटी और एनिमेलिया हो गया आपका, एक में फंगी हो गया, और 2 किंगडम्स ऐसे हैं जिसमें केवल और केवल माइक्रोब्स ही या सूक्ष्म जीव ही आते हैं। वो दोनों किंगडम्स कौन कौन से हैं? आपका प्रोटिस्टा है और मोनेरा है। ठीक है, तो माइक्रोब्स को हम क्या कह सकते हैं? सर्वव्यापी। माइक्रोब्स को हम सर्वव्यापी कह सकते हैं, यानी कि माइक्रोब्स जो है वो हर तरीके की जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे कि आपका सॉइल में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है, एयर में भी प्रेजेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि हर जगह पे उसका अधिकार है। वो जल, स्थल, वायु पे, सब जगह पे उसका अधिकार है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में आपकी सोच, आपकी कल्पना जहां तक जा सकती है, आप जिस भी जगह के बारे में सोच सकते हैं, उस हर जगह पे सूक्ष्म जीवों की अपनी प्रेजेंस है। जैसे जमीन में बहुत गहराई तक, ठीक है, बर्फ में बहुत गहराई तक, गर्म कितना भी कोई चीज हो उसमें भी, आपका जमीन में, पानी में, हवा में, हर जगह पे वो मौजूद है, प्रेजेंट है। हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है और हमारी बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट है। ऐसे सूक्ष्म जीव अनगिनत सैकड़ों जो हमें दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, जिनको हम जान भी नहीं पाते हैं। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें प्लेंटी ऑफ सूक्ष्म जीव प्रेजेंट हैं। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी सूक्ष्म जीव प्रेजेंट है। मतलब एवरीवेयर, दे प्रेजेंट एवरीवेयर। हम कह सकते हैं कि हर एक जगह पे मौजूद है। तो जैसे भगवान को सर्वव्यापी कहा गया है कि भगवान हर जगह मौजूद है, उसी तरह से अगर आप सूक्ष्म जीव को भी कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह आपकी कल्पना में नहीं है जो वहां पे सूक्ष्म जीव आपको प्रेजेंट नहीं मिलेंगे, है ना। तो उसको आप, अगर हैबिटेट की बात हो कि निवास स्थान क्या है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि एवरीवेयर दे आर अवेलेबल। माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? धरती में, पानी में,
हवा में, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के ऊपर, बाहर, सभी प्रकार के एनिमल्स में, सभी प्रकार के प्लांट्स में। ठीक है। माइक्रोब्स ऐसी जगहों पे भी पाए जा सकते हैं जहां पे किसी भी तरीके का जीवन संभव नहीं है। जैसे जैसे गीजर के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। सोचिए, जहां पे उबलता हुआ पानी हो वहां पे भी प्रेजेंट, चाहे जितना तापमान हो उस पानी में, वहां पे भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। गीजर के अंदर गहराई तक, थर्मल वेंट्स में, जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा हो जाता है, जहां पे पानी उबल जाता है, वहां पे भी माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सॉयल में बहुत गहराई तक, कई मीटर्स तक थिक स्नो की लेयर हो, बहुत ज्यादा तापमान माइनस में गया हो, और वहां पे भी बहुत सारी लेयर्स के नीचे वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और कहा, अम्ल में, जहां पे एसिडिक मीडियम हो, तो हाईली एसिडिक मीडियम में भी वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। आपका जैसे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगी है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं जिनको माइक्रोस्कोप के नीचे ही जिनको हम देख सकते हैं, प्लांट्स हैं, वायरसेस हैं, विरोइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, है ना। तो प्रियॉन्स जो हैं वो आपका प्रोटीन युक्त इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। कुछ माइक्रोब्स हैं जो वो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, है ना। तो माइक्रोब्स का इस चैप्टर में क्या आपको समझना है कि माइक्रोब्स जो हैं वो आपका हाउस होल्ड में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में किस तरह से उनका यूज होता है। इसमें आपको क्या करना है कि बैक्टीरिया और माइक्रोब्स के शेप्स के बारे में जरूर पढ़ लेना है, जिसमें आपका बैक्टीरिया के जो शेप्स हैं वो अलग अलग शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। वो आप पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कुछ कैसे होते हैं, कुछ गोल होते हैं, कुछ आपके छड़ाकार होते हैं, कुछ सर्पिलाकार होते हैं, कुछ कॉमा शेप्ड के होते हैं, है ना, कुछ स्पाइरल होते हैं। तो उनके आकार के बारे में और उनकी साइज के बारे में समझ लेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बैक्टीरियोफेज का डायग्राम। बैक्टीरियोफेज का डायग्राम, अलग अलग जो भी पार्ट्स हैं उनकी लेवलिंग करने का वो आप जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे। और आपका अलग अलग शेप्स तो इजी है, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम आपको जरूर प्रैक्टिस करना है। तो माइक्रोब्स जो हैं, जैसे बैक्टीरिया और कई फंगी की कॉलोनी बनाने के लिए न्यूट्रिटिव मीडियम पर भी उगाया जा सकता है ना। अब जो न्यूट्रिटिव मीडियम पर उगाया जाता है उन माइक्रोब्स को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं जो कॉलोनी के रूप में मौजूद होते हैं, है ना। तो ऐसे कल्चर कर दिए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी के टाइम पे वो आप उनको बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। जैसे फंगल कॉलोनी का अगर कहीं डेवलप कर दिया जाए ब्रेड पे या पेट्री डिश पे उसको डेवलप कर दिया जाए तो उसको आप नेकेड आई से देख भी सकते हैं और उसके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं। हमने आपका जो अभी चैप्टर फिनिश हुआ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, चैप्टर नंबर 8 था, उसमें आपने बहुत अलग अलग माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था कि कौन सी मनुष्यों में बहुत सी डिजीज होने का जो कारण है वो कौन से हैं। आपने 3-4 तरीके की डिजीज के बारे में पढ़ा था, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, आपका प्रोटोजोअन डिजीज, है ना। तो वो अलग अलग माइक्रोब्स के कारण ही होता है, यानी कि वो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए रोग कारक का काम करते हैं, पैथोजन का काम करते हैं। लेकिन ये जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं ये एनिमल्स में या प्लांट्स में, है ना, पौधों में अलग अलग तरीके के रोग लगते हुए आपने देखा होगा। पत्तियों में चित्तीदार रोग, जहाँ पे पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, अलग अलग बहुत सारे रोग हैं वनस्पतियों में जो लगते हैं। उसी तरह से एनिमल्स में भी, जंतुओं में भी या मनुष्यों में भी बहुत सारे रोग जो हैं वो माइक्रोब्स के कारण हो जाते हैं। तो अगर आप जनरली देख रहे हैं कि जो भी रोग पनप रहा है वो किसी वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोअन के कारण हो रहा है, तो केवल इस चीज से आपको ये नहीं समझना चाहिए कि माइक्रोब्स केवल कैसे होते हैं, हानिकारक, ऐसा नहीं समझना चाहिए। छोटी क्लास से ही ये चैप्टर्स चलते हुए आ रहा है, सूक्ष्म जीव शत्रु या मित्र। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, फ्रेंड ऑर्गेनिज्म की तरह रिएक्ट करते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मनुष्यों के लिए
लाभदायक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे जो हम लोगों की हेल्प कर देते हैं जीवन में। माइक्रोब्स वो जो ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प कर रहे हैं, जो कई तरीके से ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं, है ना। तो हम बात करेंगे माइक्रोब्स की जो आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, है ना, उनके बारे में हम जानेंगे। माइक्रोब्स हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, उसके बारे में हमें जानना है, जिसमें हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में किस तरह से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है उसके बारे में हम जानेंगे। आपका एक आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो आपका लैब के नाम से जिसको हम जानते हैं LAB, ये आपका ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ये क्या है? आपका ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिससे दूध से दही बनने की प्रोसेस जो है वो पूरी होती है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है कि दूध से दही बनने की प्रोसेस में कौन से ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया काम आते हैं। तो लैब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो यूज होते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, है ना, आप चकित हो जाएंगे कि जो आपके माइक्रोब्स हैं या उनसे डिराइव्ड प्रोडक्ट्स का हम डेली यूज करते हैं, है ना, डेली। जैसे दूध का दही में बदलना, ये जो प्रोसेस है ये केवल एक केमिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस ही नहीं है, इसमें सूक्ष्म जीवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसी कारण से जो है ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीवों में से एक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपका लैक्टोबैसिलस है या और भी दूसरे जिन्हें हम कॉमनली किसके नाम से जानते हैं? लैब के नाम से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये मिल्क में ग्रो करते हैं और इसी कारण से दूध जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मिल्क जो है वो आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ के टाइम पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं? एसिड प्रोड्यूस करते हैं, है ना। जो मिल्क में मौजूद प्रोटीन है, जिस प्रोटीन का नाम केसीन है, उसको स्कंदित करके, कोएगुलेट करके पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी कि जो दही होती है वो पार्शियली डाइजेस्टेड होती है ऑलरेडी, इसीलिए दही को आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो दही जमाने के लिए क्या होना चाहिए? आपका कर्ड की थोड़ी सी मात्रा, जिसको हम जामन कहते हैं, जामन कहते हैं, वो होता है इनोक्यूलम। क्या होता है? इनोक्यूलम, यानी कि जामन या स्टार्टर। उसको दही की थोड़ी सी मात्रा को अगर हम नॉर्मल दूध में मिला दें, यानी अगर उसको हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं तो अगर लैब की थोड़ी सी मात्रा को, लैक्टिक एसिड बैसिलस ग्रुप को अगर थोड़ी सी मात्रा को उसको हम डाल दें आपका दूध में, तो वो फ्रेश मिल्क में क्या होती है? उसी में अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। और जब सूटेबल टेम्परेचर आता है ना, क्यों, आप सभी ने सुना होगा कि दूध को गुनगुना करके उसमें जामन डाल देंगे तो दूध जो है वो दही के रूप में बदल जाएगा, यानी कि उसके लिए एक निश्चित तापमान का होना जरूरी है ना। दूध में दही का जामन डाल के आप उसको फ्रिज में रख दीजिए तो वो ठंडा रहेगा तो नहीं जमेगा, है ना। वो एक निश्चित तापमान जब मिलेगा, उसी तापमान पर वो क्या होता है? अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं और इसी कारण से मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे मिल्क और कर्ड के अंदर जो क्वालिटीज हैं उसमें भी डिफरेंस आ जाता है ना। जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो विटामिन B12 उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और न्यूट्रिशनल क्वालिटी, उसकी जो पोषण का जो स्तर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपके स्टमक में डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स को रोकने में भी लैब जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड बैसिलस का जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो उसमें किस तरह से दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है उसके बारे में, यानी मिल्क इन द प्रेजेंस ऑफ लैब, यानी कि ग्रुप ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब प्रोड्यूसेस एसिड्स that coagulate and partially digest milk proteins। लैब जो है वो
अम्ल का उत्पादन करते हैं जो दूध को दही के रूप में स्कंदित करने का काम करती है, और पार्शियली ये जो है मिल्क प्रोटीन्स केसीन जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है। Small amount of curd that is added to the milk for curdling acts as an inoculum. ये जामन के रूप में यूज होती है, containing thousands of labs which further multiply. जिसके अंदर उस थोड़े से 1 चम्मच दही के अंदर, इनोक्यूलम का मतलब थोड़ी सी दही हम कह सकते हैं, या हम जामन कह सकते हैं, या दही बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत है वो हम कह सकते हैं। तो लैब जब एक सर्टेन टेम्परेचर आता है मिल्क का, जिसमें लैब मिक्स किया गया है, तो उससे क्या होता है, लैब अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हम केसीन के नाम से जानते हैं, तो केसीन कोआगुलेट होने लगता है और क्या हो जाता है, जम जाता है दही के रूप में दूध। लैब इनहेंसेस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिल्क, वो दूध की पोषक का जो लेवल है, पोषण का जो स्तर है, उसको बढ़ा देता है बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये दूध से दही में जो है विटामिन B12 की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, और आपके पेट के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लैब प्रेजेंट इन स्टमक प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, ये आपके पेट में होने वाले इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो आपका सूक्ष्म जीव हैं, ये दूध से दही बनाने में काम आते हैं। बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये काम आते हैं। चूंकि एग्जाम आने वाला है तो हम बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, आपने हमेशा बहुत बार फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे। आपने बहुत बार डोसा और इडली खाई होगी, है ना। तो डोसा और इडली का जो आटा होता है, डो जो होता है, इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा उसके अंदर फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराई जाती है, किण्वन की प्रक्रिया कराई जाती है, जिसमें क्या होता है, विच प्रोड्यूसेस CO2 गैस। जिस प्रक्रिया में, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में CO2 गैस रिलीज होती है, एंड गिव्स इट अ पफ्ड अप अपीयरेंस। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ब्रेड या केक, कुछ भी जो आप बेकरी के प्रोडक्ट खाते हैं, ब्रेड है या केक है, ये फूलता कैसे है, ये इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों होता है? तो एक भ्रांति है समाज में कि ब्रेड को बनाने के लिए आटे को सड़ाया जाता है ना। एक भ्रांति है कि ब्रेड को बनाने के लिए आटे को सड़ा दिया जाता है, तो कहते हैं कि सड़े हुए आटे से बनी हुई ब्रेड आप खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। आटे में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि आटे में 10 दिन के बाद ब्रेड बनाई जाती है, ऐसा नहीं होता है। आटे में ईस्ट नाम का सूक्ष्म जीव यूज कर लिया जाता है, जिसके कारण से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कराई जाती है, आपका किण्वन की प्रक्रिया कराई जाती है, और उसमें CO2 गैस रिलीज होती है, क्योंकि जब ईस्ट अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और श्वसन की प्रक्रिया करता है, तो उस समय पे ग्लूकोज उसका भोजन होता है ना। वो मीठे चीज को डाइजेस्ट करते करते क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता रहता है, जिससे क्या हो जाता है, फूल जाता है आटा, है ना। तो डोसा और इडली के डो में भी यही प्रोसेस कराई जाती है, जिसमें CO2 गैस रिलीज होती है, तो बुलबुले से छूटते हैं उस डो के अंदर में, और वो आपको ब्रेड में होल्स के रूप में दिखाई पड़ती है, और ये क्या करती है, उस डो को, डोसा और इडली के डो को पफ्ड अप अपीयरेंस, यानी फूला हुआ सा दिखाई पड़ता है। तो डो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स इज फर्मेंटेड बाय बेकर्स ईस्ट। डो जो ब्रेड को फुलाने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं, और इस सूक्ष्म जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। इसका वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। इसको आप नोट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पीय प्रश्न, मैंने आपको बोला क्या कि इस चैप्टर से
अनगिनत बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। हर एक लाइन में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन छुपा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर नाम ही पूछा जाता है ना। आटे का जो पफी अपीयरेंस है वो किस कारण से होता है, हम क्वेश्चन के रूप में बात कर लेंगे। आटे का जो पफी अपीयरेंस है वो किस कारण से होता है, CO2 गैस के प्रोडक्शन के कारण होता है। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि किसी मेटाबॉलिक पाथवे में CO2 का फॉर्मेशन होता है? आप कैसे समझते हो कि फर्मेंटेशन के लिए बैक्टीरिया कहाँ से आए होंगे? जैसे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो रही है उसमें बैक्टीरिया का यूज हो रहा है, पर वो कहाँ से आए होंगे? ठीक इसी तरह से आपका जो ब्रेड बनाने के लिए डो का फर्मेंटेशन है, उसमें जो आपका सूक्ष्म जीव यूज होता है उसका नाम है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। क्या नाम है? सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। तो सैक्रोमाइसीस सेरेविसी नाम का सूक्ष्म जीव जो है वो बेकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रेड जो है वो कहाँ बनाई जाती है? बेकरी में। तो बेकरी में यूज होने वाले सूक्ष्म जीव को आप बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं, है ना, और फूड्स, इनका भी फर्मेंटेशन माइक्रोब्स के द्वारा ही किया जाता है ना। तो सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में आपने इस पर क्वेश्चन आया था। टॉडी नाम का एक ड्रिंक होता है जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है, पारंपरिक पेय पदार्थ है, जो पाम ट्री के सैप को फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। पाम ट्री का जो सैप होता है लिक्विड, उसको फर्मेंटेशन करके ये रेडी किया जाता है। टॉडी नाम का ट्रेडिशनल ड्रिंक जो साउथ इंडिया में बनता है। टोडी is a traditional drink from South India is made by fermenting sap from palm trees, है ना। ये सारा पॉइंट में नोट कर लेंगे, ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए ये बहुत कॉमन है। टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक फ्रॉम साउथ इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम ट्रीज, है ना। पाम ट्रीज के फर्मेंटेशन के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अलग अलग बहुत सारे फूड्स को रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए माइक्रोब्स का जो है यूज, है ना, किया जाता है। जैसे फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स को बनाने के लिए, जैसे सोयाबीन का आप न्यूट्रिला के नगेट्स, सोया चंक्स जो हम खाते हैं, है ना, वो क्या है, उसको भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग सब में क्या है, माइक्रोब्स का ही यूज होता है। चीज जो बनती है उसको भी हम माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनाते हैं। उसकी अलग अलग वैरायटीज है, अलग अलग टेक्सचर है, फ्लेवर अलग है, टेस्ट उसका अलग है, और उसमें आप अलग अलग चीज में अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग फ्लेवर होता है, और इस तरह से उसमें कौन कौन से माइक्रोब का यूज हुआ है उसके बारे में आप जानेंगे कि किस तरह से आप उसका यूज करके जो है इसको समझ सकते हैं। द ज़ैंथम गम which is used in thickening of ice creams, puddings, chocolates is obtained by fermentation of starch and molasses. The fermentation is carried out with the help of Xanthomonas. क्या नाम है इसका, इस माइक्रोब का? Xanthomonas species. Xanthum gum is also used in the production of pigments, fertilizers, weedicides, textile pigments, टूथपेस्ट एंड हाई क्वालिटी पेपर्स। ठीक है, तो चीज भी अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स से बनती है, उसका भी नाम आप नोट करेंगे। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आपके सूक्ष्म जीवों के क्या क्या हैं। फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस माइक्रोब्स आर ग्रोन इन लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। जब आप उसको इंडस्ट्रियल तौर पे यूज करते हैं तो इस तरह के बड़े बड़े फर्मेंटर्स, बड़े बड़े ड्रम्स जिसको हम कह सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रम्स का यूज किया जाता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए, जो आपकी हाथों से टच नहीं होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, जैसे आपकी इंडस्ट्रियल स्केल पे फर्मेंटेड बीवरेजेस बहुत सारे आते हैं, फर्मेंटेड बीवरेजेस का यूज किया जाता है। तो वो आपका क्या है, वो भी जैसे बहुत सारे ड्रिंक्स हैं,
बहुत सारे ड्रिंक्स हैं, जैसे बियर है, विस्की है, वाइन है, ब्रांडी है, रम है, जिन है। मतलब ड्रिंक्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स की जो वैरायटी है वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है? आपका माइक्रोब्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि सूक्ष्म जीवों पे डिपेंडेंट है ना। तो नोट करेंगे स्विस चीज, स्विस चीज जिसमें बहुत बड़े बड़े लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं, आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी नाम के बैक्टीरिया से के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में CO2 रिलीज होती है ना। आप बच्चों ने टॉम एंड जेरी कार्टून में, उसको आप लर्न करने का तरीका है, टॉम एंड जेरी कार्टून में जो चीज का टुकड़ा लेके जेरी भागता है उसमें बहुत बड़े बड़े होल्स होते हैं प्रेजेंट, और वो स्विस चीज होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, इसलिए होल्स जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। आपका रॉकफोर्ड चीज होती है, रॉकफोर्ड चीज में उसमें स्पेसिफिक फंगी की ग्रोथ द्वारा उसको राइपेंड किया जाता है, जो उसमें पर्टिकुलर फ्लेवर देने का काम करता है ना। तो इसके लिए एक टेबल लेकर के आऊंगी मैं, एक सारणी बना के ले आएंगे जिसमें इन चीजों का नाम हम नोट कर लेंगे, है ना, ताकि बाद में आपको भूले ना, एक जगह पे ही वो हो जाएगी, और उसको लर्न करने के कुछ ट्रिक्स भी सोच लेंगे। फर्मेंटेड बेवरेजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जान लेंगे। एक तो आपका सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, अभी जिसके बारे में हमने बात करी, ईस्ट के नाम से जिसको हम सामान्यतः जानते हैं। जब इस ईस्ट का यूज बेकरी की इंडस्ट्री में होता है तब इसी को हम बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं, और जब इसी ईस्ट का यूज हम फर्मेंटेड बेवरेजेस के लिए करते हैं तब इसी ईस्ट को हम क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट, is used to prepare various types of drinks, alcoholic drinks like wine, beer, whiskey, brandy and rum, etc. यानी और भी बहुत सारे तरीके की होती हैं, depending upon the type of raw material and processing, है ना। अब इसके लिए फलों के जूस का यूज किया जाता है। फलों के जूसेस को अगर आप फर्मेंट करके कोई अल्कोहलिक ड्रिंक, देखो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी फलों के जूस को जब आप फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा उसमें जब माइक्रोब्स जो है वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एसिड रिलीज होता है ना, जिससे उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, और अल्कोहल कितना उसमें प्रोड्यूस किया, क्योंकि आपको पता है कि जो माइक्रोब्स में ईस्ट में क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ईस्ट के रेस्पिरेशन के फलस्वरूप क्या होती है? अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, और वो अल्कोहल जो जूसेस हैं उसके अंदर जब प्रोड्यूस होता है तो वो जूस जो है वो बिवरेजेस या ड्रिंक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे अंगूर के जूस से आपका वाइन बनती है ना, इसी तरह से अलग अलग माल्ट से भी बनता है, अंगूर से भी बनता है, और अलग अलग चीजों से बनता है। तो अगर अब देखिए इसमें क्या है, डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड, ये कैसे? इफ फर्मेंटेड ब्रोथ इज डिस्टिल्ड देन ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड। अगर फर्मेंटेड ब्रोथ जो है वो डिस्टिल्ड है तो ब्रांडी और रम का प्रोडक्शन होता है, while wine and beer are produced without distillation. वाइन और बियर जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन इनका प्रोडक्शन होता है। ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्टिल्ड और कौन से नॉन डिस्टिल्ड, यानी कि विदाउट डिस्टिलेशन कौन सा बनता है और कौन सा डिस्टिल्ड तरीके से बनता है। तो माइक्रोब्स जो हैं उनके बारे में आप ये जानें कि बहुत पुराने समय से, प्राचीन काल से ये जो ड्रिंक्स हैं ये नए नहीं हैं, आदिकाल से चले आ रहे हैं। तो सामान्यतया इसमें ईस्ट का यूज करके इनके प्रोडक्शन को यूज किया जाता है। अब इंडस्ट्रियल तरीके से भी इनका प्रोडक्शन होने लगा, तो इस पर्पस के लिए सेम ईस्ट, वो जो बेकरी में यूज होती है वही यहाँ पे भी यूज होती है, और इसको हम यहाँ पे कॉमनली ब्रूअर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ब्रूअर्स ईस्ट किसे कहते हैं, और अगर ऑप्शन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है
तो वहीं पे टिक लगाएंगे। और बेकर्स ईस्ट अगर पूछा जाता है तो उसमें भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी पर ही टिक लगाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि ईस्ट के रेस्पिरेशन के टाइम पे एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, जो कि एक प्रकार का क्या है, अल्कोहल है। इसका यूज करते हैं माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस के फर्मेंटेशन में, ठीक है, जिसके द्वारा क्या बन जाती हैं, ये ड्रिंक्स जो है वो बनके तैयार हो जाती हैं। तो आपको जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस पढ़ाई गई थी उसमें आपको मैंने ये बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ाया जा रहा है कि जहाँ पे ऑक्सीजन के अभाव में ही श्वसन की प्रक्रिया करने में, अगर कोई ऐसा जीव है जिसमें श्वसन की प्रक्रिया करने की क्षमता है ऑक्सीजन के अभाव में ही, तो वो है आपका ईस्ट। ईस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही प्रक्रिया ये हो जाती है जिसमें एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। तो जो भी फूला हुआ सा टेक्सचर है, अपीयरेंस है, और जो होल्स पाए जाते हैं ब्रेड्स में या इडली डोसा के डो में, वो सब किसके कारण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस के कारण होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं जो हम में मिलती हैं, वो फर्मेंटेशन में यूज रॉ मटेरियल के टाइप्स पे और किस तरीके की प्रोसेसिंग की गई है उस पर डिपेंड करती हैं। अब ये एक लिख लेंगे, विद डिस्टिलेशन के साथ वाइन और बियर बनती है, और विदाउट डिस्टिलेशन जो होती है वो आपकी विस्की, ब्रांडी और रम। ये दोनों, विस्की, ब्रांडी और रम, ये आपका डिस्टिलेशन के द्वारा बनती है, और वाइन और बियर ये विदाउट डिस्टिलेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। फर्मेंटेशन के जो प्लांट्स हैं उसमें आपका फोटोग्राफ में आपने देखा, ये फर्मेंटेशन के प्लांट्स हैं। इन ड्रम्स को फर्मेंटर्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो आपका इंडस्ट्रियल यूज और आपका हाउस होल्ड में माइक्रोब्स का यूज, इसके बारे में आपने जान लिया। एक अगले सेशन में हम क्या करेंगे कि इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज हुआ जो आप कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके नाम, उनके वैज्ञानिक नाम जान लेंगे। और चीज अलग अलग प्रकार की जो होती है उसमें भी आप उसको भी नोट कर लेंगे, मैं आपको वो भी नोट करवा दूंगी ताकि एग्जाम के लिहाज से आपकी तैयारी हो सके। और उसके बाद अगले सेशन में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सूक्ष्म जीव आपके चिकित्सा क्षेत्र में योगदान करते हैं और कितना ज्यादा उनका योगदान है, किस तरह से। जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ाने का और समझाने का मकसद केवल इतना सा है कि सूक्ष्म जीव जो हमारे शत्रु या रोग कारक की कैटेगरी में आते हैं, तो एज वेल एज हम ये भी समझ सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों के बिना जीवन भी संभव नहीं है। सूक्ष्म जीवों का यूज हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं, आदिकाल से, प्राचीन काल से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सूक्ष्म जीव कब आए होंगे पृथ्वी पर, हमसे पहले ही आए होंगे, है ना। तो आज की क्लास में हमने सूक्ष्म जीवों का किस तरह से हाउस होल्ड में हम यूज करते हैं, सूक्ष्म जीवों का किस तरह से हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना। और उसके बाद अगले सेशन में हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ लेंगे और भी बहुत कुछ, आपको सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या यूज है उसके बारे में जानेंगे। एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आपका सूक्ष्म जीव, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी कि किस तरह से इंडस्ट्रीज में उसका यूज किया जाता है, किस तरह से हाउस होल्ड में घरेलू उत्पादों को बनाने में उसका यूज किया जाता है। अब डिफरेंट उत्पादों को बनाने के लिए अलग अलग कौन कौन से सूक्ष्म जीव जिनके नाम है उनको अगले सेशन में नोट कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।